गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। सेकंड पार्ट होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। फर्स्ट लेक्चर में मैंने इलेक्ट्रिक फोर्स बताया था और उसके मैंने क्वेश्चंस कराए थे। अप्रोक्सीमेशन में 28 या 29 क्वेश्चंस थे। सिमिलरली हम यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी करेंगे, उसके बारे में समझेंगे, उसकी प्रॉपर्टियों को पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में स्टडी करेंगे। यहाँ टॉर्क भी होगा, टॉर्क भी हम स्टडी करेंगे और एक्सियल इक्वेटोरियल के फॉर्मूले देखेंगे। इसका डेरिवेशन नहीं होगा इसमें, क्योंकि हमारा सिर्फ टारगेट है पी बाई क्यू। जितने भी पी बाई क्यू हो जाए जिससे एक लेक्चर में तुम अच्छे से क्वेश्चंस कर सको। तो मैं चैप्टर स्टार्ट करता हूं। सेकंड पार्ट में इसमें हम हर एक लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी को एक एक लाइन स्टडी करेंगे। चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं इसके फॉर्मूले पे। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। जैसे कोई भी चार्ज है, एग्जांपल के तौर पे ये एक चार्ज है, ये अपने आसपास एक फील्ड बनाता है। ये अपने आसपास क्या बनाता है? एक फील्ड। अगर मैं यहां इस चार्ज का नाम क्यू नॉट है, इसे बोलते हैं यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर मैं इस चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को, इसका खुद का फील्ड नेग्लिजिबल माना जाता है। अगर मैं इसके फील्ड में लेके आऊंगा, इस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इसके फील्ड में लेके आऊंगा, तो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। सेम है तो रिपल्सन की, अपोजिट होता तो अट्रैक्शन की। जिस फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? फोर्स एक्सपीरियंस बाय पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। फोर्स एक्सपीरियंस बाय पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। जहां इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। देखो, इलेक्ट्रिक फोर्स भी है, वो वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है, चार्ज स्केलर क्वांटिटी है। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? यहां से न्यूटन पर कूलाम। क्या हो जाएगी यूनिट? न्यूटन पर कूलाम। एक और यूनिट होती है इसकी वोल्ट पर मीटर। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में देखी जाती है। एक यूनिट और होती है इसकी, क्या होती है? वोल्ट पर मीटर। एक होती है न्यूटन पर कूलाम। एक और यूनिट मिल जाएगी अगर देखने जाओ, V बराबर फॉर्मूला होता है पोटेंशियल का, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अगर 10th क्लास में सुना हो तो एक और हो जाएगी। V की वैल्यू कितनी हो जाएगी? W अपॉन Q। और इसकी ये मीटर तो थी, तो वर्क की हो जाएगी जूल पर कूलाम इंटू मीटर। जूल पर कूलाम इंटू मीटर। जहां इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। अब हम आगे देखते हैं। सबसे पहले मैंने यहां पे बताई है इसकी प्रॉपर्टीज। क्या बताई है इसकी प्रॉपर्टीज? ध्यान से सुनना और इसे क्लियर करते हुए चलना। जैसे प्रॉपर्टी गिवन में है, फर्स्ट, द लाइन ऑफ फोर्स आर कंटिन्यूअस स्मूथ कर्व विदाउट एनी ब्रेक। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, अगर ये पॉजिटिव से निकल के जाती हैं तो कहां तक जाती हैं? इंफिनिटी। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, ये किसी भी चार्ज से, जैसे पॉजिटिव से होती हैं आउटवर्ड और नेगेटिव से होती हैं इनवर्ट। तो क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, जो ये जाती हैं लाइनें कहां तक जाती हैं? इंफिनिटी तक जाती हैं। रीजन क्या है इंफिनिटी तक माना गया है? जैसे अगर मैं कह दूं कि यहां कोई ब्रेक है और यहां पे मैं चार्ज रख दूं क्यू नॉट, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। अगर यहां ब्रेक होता तो ये चार्ज जो होता स्मूथली चलता हुआ नहीं जाता। प्रैक्टिकली क्या होता है, दोनों बातों को सुनना, मैं जरा क्लियर कर दूं। ये जैसे लाइन निकल के जा रही है, एक चार्ज मैंने यहां पे रखा और एक चार्ज मैंने यहां पे रखा। अब क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर यहां पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनों के बीच में गैप होता या ब्रेक होता तो ये चार्ज चलता हुआ जाता, जंप करता, फिर जाता। लेकिन प्रैक्टिकली क्या देखा जाता है कि जब भी हम किसी भी चार्ज को छोड़ देते हैं तो ये बिना जंपिंग के सीधे इंफिनिटी तक मूव करता हुआ जाता है। तो क्या समझ में आता है कि ये जो लाइनें हैं इनके बीच में कोई भी ब्रेक नहीं होता, ये कंटिन्यूटी में आगे चलती जाती हैं। इन लाइनों के बीच में कोई भी ब्रेक नहीं होता। क्यों? अगर ब्रेक होता तो ये चार्ज जाता, वो कैसे जाता? जंप करता हुआ। कैसे जाता? जंप करता हुआ। अगला सुनना, ये जो लाइनें हैं
अगली देखते हैं प्रॉपर्टी। ये जो लाइन है, द लाइन ऑफ फोर्स स्टार्ट पॉजिटिव चार्ज एंड एंड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज से निकलती है, एंड हो जाती है नेगेटिव पे। ये क्लोज लूप नहीं बनाती। मोस्ट इंपोर्टेंट बात है ये, बार दिमाग में रखते जाना इन बातों को जरा, और चाहो तो याद करते जाना। दोबारा सुनना, पहली वाली प्रॉपर्टी क्या कह रही है, दोबारा सुनना। लाइन जो जाती है कंटिन्यूटी में जाती है, इन्फिनिटी तक बिना ब्रेक के जाती है। दूसरी वाली क्या है, जो लाइन ऑफ फोर्स है पॉजिटिव से निकलती है, नेगेटिव में जाती है, लौट के नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं आती, ये भी बात दिमाग में रखना। दे कैन नॉट फॉर्म क्लोज लूप। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात बताऊं तुम्हें, जैसे मैग्नेट होता है, एक तरफ होता है नॉर्थ, एक तरफ होता है साउथ, तो नॉर्थ से निकल के साउथ में तो जाती हैं, लेकिन ये लौट के भी वापस आती हैं। ये क्लोज लूप बनाती हैं। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं क्या बनाती है, क्लोज लूप। 10th क्लास में भी आपने सुना होगा। लेकिन जो ये चार्जेस हैं प्लस और माइनस, इससे इसमें जाएगी पर वापस लौट के नहीं आती, ये क्लोज लूप नहीं बनाती है। इफ देयर इज ए सिंगल चार्ज देन लाइन ऑफ फोर्स विल बी स्टार्ट और एंड एट द इंफिनिटी। क्या कहने की कोशिश की गई इसमें, ध्यान से सुनना। अगर कोई सिंगल चार्ज है, पॉजिटिव या नेगेटिव है, कोई भी चार्ज है, अगर पॉजिटिव होगा तो उससे बाहर जा रही होंगी इंफिनिटी तक, अगर नेगेटिव होगा तो इंफिनिटी से उसके अंदर आ रही होंगी, और सिंगल चार्ज हमें मिल सकता है। एक लाइन अच्छी बात बताऊं मैं, सिंगल पोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि अगर ये क्लोज लूप बना रही है तो कंपलसरी एक तरफ नॉर्थ है, दूसरी साइड में क्या रहा होगा, साउथ। लेकिन जो चार्ज होते हैं वो एक चार्ज हमें कभी भी मिल सकता है, पॉजिटिव भी मिल सकता है और नेगेटिव भी, लेकिन सेपरेट में हमें नॉर्थ और साउथ नहीं मिलते, चार्जेस मिल जाते हैं। ये और रीजन है इसका क्या कि क्लोज लूप नहीं बनाती हैं। अगला सुनो, ये भी प्रॉपर्टी अच्छी है। अभी मैं जरा प्रॉपर्टियों को क्लियर करा दूं, जिससे ये फायदा रहेगा कि आगे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी जो भी मैं क्वेश्चंस बताऊंगा। ध्यान से सुनना, एक चार्ज है पॉजिटिव और एक चार्ज है नेगेटिव। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल के गई पॉजिटिव टू नेगेटिव। अगर मैं इसके ऊपर कोई भी टेंजेंट खींच दूं, जिस तरफ मैं टेंजेंट खींचूंगा वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताएगी कि इस तरह चार्ज पे इधर फोर्स लगेगी। जैसे मैं यहां पे कोई चार्ज प्लेस आउट कर दूं Q0, इधर लगेगी इधर फोर्स, इधर लगेगी इधर, इधर लगेगी इधर। तो जो टेंजेंट होती है वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताती है। टेंजेंट जो होती है वो क्या बताती है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। दोबारा सुनना, द टेंजेंट ऑफ ए लाइन ऑफ फोर्स एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या कहने की कोशिश की गई है, यहां पे अगर मैं इस पॉइंट पे निकालने की कोशिश करूं तो फील्ड किधर एग्जर्ट हो रहा होगा, इस डायरेक्शन में। यहां पे निकालने की कोशिश करूं तो फील्ड इधर, यहां पे निकालने की कोशिश करूं तो फील्ड इधर। जो टेंजेंट ड्रॉ की जाती है वो फोर्स की डायरेक्शन को डिनोट करती है, और यही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। जो डायरेक्शन फोर्स की होती है वही किसकी होती है इसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड की। नो टू और लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये भी याद रखना प्रॉपर्टी। दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। सुनना, पहले तो ये दिमाग में डालो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है, पहले तो ये दिमाग में डालो कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है इसके ऊपर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर दूं तो ये बताएगी डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्या बताएगी, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब मैं दूसरी बात क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझना कि एक पॉजिटिव चार्ज ये है, एक पॉजिटिव चार्ज ये है, इसकी लाइन ये निकल के गई और इसकी लाइन ये निकल के गई। इस जगह पे ये हो रही है इंटरसेक्ट, इस जगह पे क्या कर रही है, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट। अब ध्यान से सुनना, कि ये वाला कहेगा कि डायरेक्शन इधर होगी। पहली बात तो ये काटेंगे नहीं, मैंने समझाने की तौर पे बताया कि ये वाला कहेगा कि फोर्स की डायरेक्शन ये होगी, ये वाला कहेगा, ये कहेगा फोर्स की डायरेक्शन इधर होगी। दोनों अलग अलग डायरेक्शन दिखाएंगे, जो कभी भी पॉसिबल नहीं है। किसी भी एक पॉइंट पे टेंजेंट का मतलब ही होता है कि वो बताती है एक डायरेक्शन होगी। अगर ये दो डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है, जो कभी भी पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। अगला देखते हैं, इफ दे इंटरसेक्ट देन देयर विल बी टू टेंजेंट्स। अब देखना क्या कह रहा है, अगर वो कभी भी काट जाती है तो हम दो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे एट दैट पॉइंट जहां इंटरसेक्शन हो रहा होगा, एंड हैज टू डायरेक्शन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। जो दो डायरेक्शन फील्ड की शो करेगा सेम पॉइंट, उसी पॉइंट पे, विच इज नॉट पॉसिबल, जो कि कभी भी पॉसिबल नहीं है।
दो डायरेक्शन कभी भी पॉसिबल नहीं होती हैं किसी एक पॉइंट पे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब दोबारा सुनना, अगली बात पे आते हैं हम। द लाइन ऑफ फोर्स आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। ये भी प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है, ध्यान से सुनना। एक कंडक्टर है, इसकी सरफेस पे हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, पहले तो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा इसके ऊपर, सरफेस पे ही होगा कंडक्टर की। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ऑलवेज कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा। अब देखना, इसका भी कॉन्ट्राडिक्शन करते हैं, इसके भी बारे में दोबारा देखते हैं कि पता चले कि अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा। ध्यान से सुनना, इन बातों को नोट करते हुए चलना, ध्यान से सुनना इस बात को। जैसे मान लो मैंने किसी पर्टिकुलर एंगल पे डिनोट कर दिया, जैसे मान लो कि मैंने किसी पर्टिकुलर एंगल पे इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट कर दिया, जो फॉर्मेशन कितना कर रहा है, थीटा एंगल का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंडक्टर की डायरेक्शन में कितना एंगल हो जाएगा, इधर कंपोनेंट हो जाएगा ई कॉस थीटा, इधर कंपोनेंट हो जाएगा ई साइन थीटा। अब ध्यान से सुनना जो मैं बोलने वाला हूं, कि अगर मैं यहाँ पे किसी चार्ज को प्लेस आउट कर दूं, यहाँ पे किसी रख दूं किसी चार्ज को, तो ये वाला जो ई कॉस थीटा है इस चार्ज को मूव कराएगा, ये वाला जो है वो क्या कराएगा, इसे मूव कराएगा, और ये हमेशा कंडक्टर की सरफेस पे चार्ज मूव करता रहेगा, जो प्रैक्टिकली कभी भी पॉसिबल नहीं है। ध्यान से सुनना, जब किसी भी कंडक्टर को चार्ज दिया जाता है तो वहीं का वहीं उसकी सरफेस पे जाके रुक जाता है। अगर मैंने यहाँ पे भी क्या बताया, एक कंपोनेंट किया ई कॉस थीटा, एक कंपोनेंट किया ई साइन थीटा। कॉस थीटा वाला क्या कह रहा है कि इसे हमारे डायरेक्शन में चलाओ। अगर ये बिना इलेक्ट्रिसिटी के चलता रहेगा कंडक्टर की सरफेस पे, तो हमें तो जरूरत ही नहीं पड़ती ना सेल की ना बैटरी की। तो ये कभी भी पॉसिबल है, उस कंडक्टर को जो दिया जाता है वो उसकी सरफेस पे आ जाता है चार्ज। और हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये गलत है, हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का। देखना यही बात यहाँ लिखी है। रीजन, इफ द लाइन ऑफ फोर्स आर नॉट नॉर्मल, अगर वो नॉर्मल नहीं है कंडक्टर की सरफेस पे, द कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ई पैरेलल टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, जो कंडक्टर की सरफेस पे पैरेलल होगा, द इलेक्ट्रॉन टू मूव, इलेक्ट्रॉन क्या करना स्टार्ट कर देंगे, मूव स्टार्ट कर देंगे, एंड वुड सेट अप अ करंट, जिसकी वजह से क्या बन जाएगा, उस कंडक्टर की सरफेस पे करंट बन जाएगा ऑन द सरफेस, बट नो करंट फ्लो इन द इक्विलिब्रियम कंडीशन। अगर प्रैक्टिकली क्या देखा जाता है, जब किसी भी कंडक्टर को चार्ज दिया जाता है तो वो उसकी सरफेस पे रहता है, मूव नहीं करता। अगर मूव कर रहा होता तो करंट बन जाता हमेशा के लिए, जो कभी भी प्रैक्टिकली नहीं देखा गया। इसका मतलब क्या माना जाता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमेशा कैसा रहता है, कंडक्टर की सरफेस पे नॉर्मल रहता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा रहता है, नॉर्मल रहता है। दोबारा सुनना अगला 6 वाला क्या कह रहा है, द लाइन ऑफ फोर्स हैव ए टेंडेंसी टू कॉन्टैक्ट लेंथवाइज, दिस एक्सप्लेन अट्रैक्शन। अब सुनना ध्यान से, ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है, एक प्लस क्यू चार्ज है, एक माइनस क्यू चार्ज है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है ये कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। क्या करने की कोशिश करती है, कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश। इसका मतलब क्या, मैं अपनी लैंग्वेज में बताऊं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है ये करती है सिकुड़ने की कोशिश, छोटी होने की कोशिश करती है। अगर ये लाइन स्मॉल होने की कोशिश करेगी या छोटी होने की कोशिश करेगी या कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी, इस कंडीशन में चार्ज कहाँ आएंगे, आसपास आएंगे। तो यही जो प्रॉपर्टी है, ये कॉन्ट्रैक्ट करने वाली कंडीशन, इसी वजह से अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। बात क्लियर हुई होगी। अगली प्रॉपर्टी देखते हैं, the line of force have a tendency to expand laterally so as to exert a lateral pressure on neighboring line of force, this explain the repulsion of between। अब सुनना, ये वाली बात भी सुनो ध्यान से। अब अगली बात क्या है, ध्यान से सुनना। जैसे मान लो एक नेगेटिव चार्ज ये है, एक नेगेटिव चार्ज ये है, एक लाइन ये निकल के गई, एक लाइन ये निकल के गई, ये वाली लाइन इसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेगी, P1 मान लो, ये वाली लाइन इसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेगी, P2 मान लो। ध्यान से सुनना, द लाइन ऑफ फोर्स हैव अ टेंडेंसी टू एक्सपेंड लेटरली
लेटरली ये फैलने की कोशिश करती हैं, एक जो सिंगल में से निकल के जाएगी वो क्या करने की कोशिश करेगी, फैलने की कोशिश करेगी, काफी इन्फिनिटी तक जाने की कोशिश करेगी लेटरली, सो एज टू एक्सर्ट अ लेटरल प्रेशर ऑन द नेबरिंग लाइन। ये बगल वाली लाइन पे क्या लगा रही होगी, फोर्स लगा रही होगी, ये वाली इसके ऊपर प्रेशर लगा रही होगी, ये वाली इसके ऊपर प्रेशर लगा रही होगी, जिसकी वजह से सेम चार्ज क्या शो करते हैं, रिपल्सन शो करते हैं, जिसकी वजह से अब ये इसे दबाएगी, ये इसे, मान लो ये दोनों हाथ एक दूसरे को धक्का दें तो जो मेन ये वाली जो साइड्स होंगी पाम वाली वो दूर दूर हो जाएंगी, तो ये इस पे प्रेशर लगेगा इधर, इस पे प्रेशर लगेगा इधर। ये इस बात का रीजन है कि सिमिलर चार्ज एक दूसरे को रिपल्सन क्यों क्रिएट करते हैं। अगला देखते हैं, नोट करो इसे। अगला क्या है, हर एक प्रॉपर्टी काम की जब क्वेश्चन आएंगे एक एक लाइन क्लियर होती है, ध्यान से सुनना। द रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ द लाइन ऑफ फोर्स गिव्स द मेजर ऑफ, ध्यान से सुनना, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें पास पास होंगी, जैसे मैं तुमसे सिंपल सी बात कहूं कि ए पे फील्ड ज्यादा होगा या बी पे, जहां लाइनें पास पास हैं बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा और ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कम। जहां पे लाइनें पास पास होंगी वहां फील्ड ज्यादा होगा, जहां पे लाइनें दूर दूर होंगी वहां फील्ड क्या होगा, कम होगा। और जहां पे ये यूनिफॉर्म होंगी या पैरेलल होंगी, इनके हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, सेम। ए पे चाहे बी पे, इसके हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, सेम, अगर यूनिफॉर्म पैरेलल होती हैं। अगला देखते हैं, द लाइन ऑफ फोर्स डू नॉट पासेस थ्रू द कंडक्टर बिकॉज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए चार्ज कंडक्टर जीरो। इस बात को भी दिमाग में रखना, जब किसी भी कंडक्टर को चार्ज दिया जाता है वो उसकी सरफेस पे आ जाता है, अंदर चार्ज बिल्कुल भी नहीं होता, अंदर चार्ज बिल्कुल भी नहीं होता। फिर क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि अंदर अगर चार्ज नहीं है तो अंदर कोई फील्ड भी नहीं होता है, ये सब एक दूसरे के फील्ड को खत्म कर देते हैं, तो अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कितना होगा, जितना भी फील्ड की बात की जाएगी, जीरो। हमेशा किसी भी कंडक्टर के अंदर, जैसे पहले तो चार्ज नहीं होगा अंदर बिल्कुल भी, ये वाला इसकी फील्ड को खत्म करेगा, ये वाला इसके फील्ड को, सब एक दूसरे के फील्ड को खत्म कर देंगे, जिसमें से अंदर नेट फील्ड कितना होगा, जीरो। तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी कंडक्टर के अंदर कितना होता है, जीरो होता है। अब अगला देखते हैं, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑरिजिनेट ऑन टर्मिनेटिंग ऑन ए चार्ज प्रोपोर्शनल टू द, ये भी अच्छी प्रॉपर्टी, ये दिमाग, ये वाली भी ध्यान से सुनना, जरा थोड़ा दिमाग लगाना और इसे भी क्लियर कर लेना, क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं मैं इसमें। एक चार्ज है Q, एक चार्ज है -Q। अगर मैंने कहा कि यहां से एक लाइन निकल के जा रही है इसमें, यहां से जा रही है एक लाइन निकल के इसमें, और यहाँ पे मैंने शो कर दी 3 लाइन है, तो ये डायग्राम होगा गलत। क्यों गलत होगा, अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो इसमें से अगर 3 लाइनें निकल के जा रही हैं तो इसके अंदर भी कितनी लाइनें जानी चाहिए, 3। दोबारा सुनना, एक चार्ज है 2Q, एक चार्ज है Q। अब इसे क्लियर करते हैं, ये डायग्राम जो है, ये डायग्राम अभी गलत है। रीजन क्या है इसके गलत होने का, ये तो क्लियर है कि प्लस से जा रही है माइनस में। रीजन क्या है, अगर Q के अंदर 2 लाइनें जा रही हैं तो कंपलसरी दुगना मैग्नीट्यूड है, इससे बाहर कितनी आनी चाहिए थी लाइनें, 4 लाइनें। बात समझ में आ रही है कि चार्ज का जैसे जैसे मैग्नीट्यूड इंक्रीज करते जाओगे उसी क्वांटिटी में उसकी क्या बढ़ती चली जाएंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, क्या बढ़ती चली जाएंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। आगे देखते हैं हम, अब सुनना, जैसे इसमें 4 डायग्राम गिवन में, इसमें पूछा गया है द लाइन ऑफ फोर्स, सही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें बतानी है। एक बात दिमाग में रखना, जरा सुनना, जैसे ये डायग्राम बना हुआ, मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये बनाई, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये बनाई और एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये बनाई, ये इसका सेंटर है। हमेशा जो कंडक्टर होता है, हमेशा, या कोई भी स्फीयर है, हमेशा जो स्फीयर होता है वो अपनी रेडियस के साथ परपेंडिकुलर रहती है, उसकी सरफेस कैसी रहती है, परपेंडिकुलर। तो ये वाली लाइन तो सही होगी, ये वाली लाइन भी गलत होगी, ये वाली लाइन भी कैसी होगी, गलत होगी। रीजन क्या है, देखो मैंने अभी एक प्रॉपर्टी में बताया था कि हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कंडक्टर की सरफेस पे कैसा होगा, परपेंडिकुलर। हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, परपेंडिकुलर। अब ध्यान से सुनना, जो रेडियस की तरफ लाइनें जा रही होंगी, जैसे ये वाली है लाइन, ये भी लाइन सही है क्योंकि किसके अलोंग जा रही है, रेडियस की तरफ। जो लाइनें रेडियस की तरफ जा रही होंगी वो सही होंगी, जो सेंटर की तरफ नहीं जा रही होंगी, रेडियस के अलोंग नहीं होंगी, वो लाइनें क्या होंगी, गलत। तो पहला वाला भी गलत है, ये रेडियस की तरफ नहीं है, ये भी नहीं, ये तो कंडक्टर के अंदर दिखा दी है, ये देखो
ये भी सेंटर की तरफ, ये भी और ये भी, तो ये डायग्राम सही है, ये वाला भी क्या है, गलत। तो कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। अब आगे देखते हैं, ये उस वाली प्रॉपर्टी को शो कर रहा है जो मैंने अभी बताई थी कि जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें पास पास होंगी वहां स्ट्रांग होगा, जहां दूर दूर होंगी वहां क्या होगा, वीक होगा। अब सुनना, ए पे और सी पे तो बराबर है, इलेक्ट्रिक फील्ड ए बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड सी, लेकिन ए पे और सी पे कंपैरिजन टू बी ज्यादा है, बी के कंपेयर, क्योंकि यहाँ पे लाइनें क्या है, दूर दूर, यहाँ पे लाइनें क्या है, पास पास। तो कौन सा सही है, ए पे और सी पे तो बराबर है, ये हमारा सही ऑप्शन सी। कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। आगे देखते हैं, अब सुनना, 2 पॉइंट चार्जेस हैं, प्लस क्यू एंड माइनस 2q, दो चार्जेस गिवन में है जो बी और सी पे रखे हुए हैं। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इस पे चार्ज है प्लस क्यू, इस पे चार्ज है माइनस के 2q। ये फील्ड लगाएगा इस तरफ E1 मान लो, ये फील्ड लगाएगा इस तरफ E2। इक्विलेटरल ट्रायंगल के ऑल एंगल्स आर 60 डिग्री, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितने का होगा, 120 का। कितने का होगा, 120 का। अब सुनना, ये कहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, ये कहेगा इधर, तो मैग्नीट्यूड होगा वो बीच में से कहीं से जाएगा, रिजल्टेंट जो होगा। तो एक एक लाइन सॉल्व करते हैं। ये साइड गिवन में है, साइड गिवन में है ए, साइड कितनी गिवन में है ए। पहले मैं इसके लिए निकालता हूं, E1 की वैल्यू कितनी होगी, K इंटू 2Q, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है KQ अपॉन आर स्क्वायर। क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला किसी भी पॉइंट चार्ज के लिए, KQ अपॉन आर स्क्वायर। 2Q मैंने इसका मैग्नीट्यूड रख दिया, डिस्टेंस कितनी है A, तो ये कितना हो जाएगा A स्क्वायर। तो 2 को अलग कर देता हूं, KQ अपॉन A स्क्वायर। सिमिलरली E2 कितना होगा, KQ अपॉन A स्क्वायर, तो KQ अपॉन A स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू होगी। मैं एक काम करता हूं, KQ अपॉन A स्क्वायर को E मान लेता हूं, तो ये कितना हो जाएगा 2E। कितना हो गया ये 2E। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, दोनों के बीच में एंगल कितना है 120 डिग्री। यहां मैं लगाऊंगा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या कहता है ये रिजल्टेंट के लिए, अंडर रूट के अंदर E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos 120। तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, E1 की वैल्यू कितनी है 2E, 2E का स्क्वायर मतलब 4E स्क्वायर प्लस E2 की वैल्यू E, तो E का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2E इंटू E, प्रोडक्ट बाय 120 की वैल्यू माइनस के 1/2, और 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट, होल पे रूट। आगे देखते हैं, ई रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी आ रही है, ध्यान से सुनना, 4E स्क्वायर प्लस E स्क्वायर 5E स्क्वायर, 5E स्क्वायर, जैसे कैंसिल आउट, माइनस सामने आ गया होगा, E का E से 2E स्क्वायर माइनस के 2E स्क्वायर, तो कितना बचेगा रिजल्टेंट, 5 में से 2 3 रूट में रह गया, E बाहर आ गया, E रूट 3। E की वैल्यू कितनी है KQ अपॉन A स्क्वायर। तो रिजल्टेंट फील्ड कितना निकल के आया, KQ रूट 3 अपॉन A स्क्वायर। बिल्कुल क्लियर हुआ होगा, सिर्फ वैल्यू रखिए, वेक्टर एडिशन किया। आराम से पॉज करो और इसे नोट करो। अगला देखते हैं, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड टू एडजस्ट सपोर्ट टू अ वाटर ड्रॉप। मास इतना है, सुनना ध्यान से। एक वाटर की ड्रॉप है जो डाउनवर्ड गिरना चाह रही है, किस वेट से गिरेगी, mg से। ऊपर की तरफ मैंने लगा दिया इलेक्ट्रिक फील्ड जिससे ये नीचे की तरफ ना गिरे,
तो क्या होगा, जितनी फोर्स mg लग रही है वो किसके बराबर होनी चाहिए, F इक्वल Q इंटू ई के बराबर। सबसे फर्स्ट वाले पेज पे लिखाया था फॉर्मूला, क्या लिखवाया था, E इक्वल एफ अपॉन क्यू। फोर्स कितनी हो जाएगी, F बराबर Q इंटू ई। मैंने कहा जितनी फोर्स mg की लगे उतनी किसकी होनी चाहिए, QE की, ताकि दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर जाएं। फोर्स कितनी है mg और ये कितनी है QE। मास कितना गिवन में, 10 की पावर -7 kg। ग्रेविटी की वैल्यू गिवन में नहीं है, मैं 10 मान लेता हूं, 9.8 भी हो सकती है, तो आंसर चेंज भी हो सकता है, मैंने 10 कंसीडर कर ली है। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड रिक्वायर्ड सपोर्ट टू अ वाटर ड्रॉप। चार्ज गिवन में है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, ये कितनी बचेगी पावर, ये हो जाएगी -6, 10 की पावर -6, इसे डिवाइड में लेके आ जाओ, 1.6 इंटू 10 की पावर -19। अब ध्यान से सुनना, नेगेटिव ऊपर जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी, 19 में से 6 सब्ट्रैक्ट कर दो, और यहां से मैं पॉइंट बढ़ा देता हूं, ये हो जाएगी 10 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 10 की पावर +19 अपॉन 16 इक्वल, तो ये बचा हमारा कितना 13, और ये इसमें डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा 10 की पावर 13 इक्वल E मल्टीप्लाइड बाय 0. बचा कितना होगा, 4 बचा होगा रिमाइंडर, 100 बार दिया, पॉइंट हटा के 0 बढ़ा दिया, 96, 4 बचा होगा, 16 2 जा 32, 8 बचा होगा, 5, 16 5 जो 80, तो आंसर कितना आया 0.625 इंटू 10 की पावर 13 न्यूटन पर कूलम। नोट करो इसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 2 पॉइंट चार्जेस हैं, 1 का और +4 का माइक्रोकूलम का, 30 सेंटीमीटर पे रखे हुए हैं। ऐसे क्वेश्चन काफी ज्यादा बोर्ड में पूछे गए हैं, ध्यान से देखना, काफी इजी होते हैं पर टफ बिल्कुल नहीं होते, ध्यान से देखना। +1 माइक्रोकूलम +4 माइक्रोकूलम, ये दोनों के दोनों कितनी सेंटीमीटर में, 30 सेंटीमीटर अपार्ट। देखो अगर कभी भी सेम चार्ज हो, प्लस प्लस के हो या माइनस माइनस के हो, तो इनके बीच में कहीं पे छोटे वाले के पास नेट फील्ड 0 होगा, यहाँ पे नेट फील्ड कितना होगा 0। तो ये डिस्टेंस कंसीडर कर लो, यहां से x, ये पूरी 30 है, तो यहां से कितनी होगी 30 माइनस x। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा 4 वाले के लिए, नेट फील्ड 0 मतलब जितना फील्ड इसका होगा उतना ही फील्ड इसका होगा, तो दोनों के आमने सामने रख दो। इलेक्ट्रिक फील्ड 4 वाले का बराबर होगा 1 वाले के। 4 वाले का कितना है k इंटू 4 अपॉन, इसमें यूनिट नहीं रखो तो भी चलेगा क्योंकि आमने सामने यूनिट कट जाएंगी। ये डिस्टेंस कितनी है 30 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। फॉर्मूला लाया के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ कितना लगेगा 1 वाले के लिए के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। के से के कैंसिल आउट हो गया, वो साइड का रूट कर दो, टू एक्स इक्वल 30 माइनस एक्स, इसे इधर ले आओ। एक्स की वैल्यू कितनी निकल आई 10, कितनी निकल आई 10 सेंटीमीटर पे, मतलब इससे 10 सेंटीमीटर पे और इससे कितने सेंटीमीटर पे होगा 20। नोट कर लो इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब सुनो, मैंने अभी कहा था सेम चार्ज आए तो इनके बीच में कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। यहाँ पे अलग अलग चार्ज है, एक पॉजिटिव है और एक कैसा है नेगेटिव। अब इसमें सुनना ध्यान से, एक है प्लस के 16 माइक्रोकूलम, एक है माइनस के 9 माइक्रोकूलम। मैंने बताया यूनिट तो कट जाती है, इनके बीच का सेपरेशन कितना है 8 सेंटीमीटर। कभी भी अपोजिट चार्ज गिवन में हो
यहां भी फील्ड छोटे वाले के पास मिलेगा लेकिन आउटसाइड मिलेगा, यहां कहीं मिलेगा। तो ये डिस्टेंस कितनी मान ली, x। ये डिस्टेंस कितनी मान ली, यहां पे नेट फील्ड कितना होगा, 0। हमेशा याद रखना इन बातों को। इससे यहां डिस्टेंस मान ली x। अब पहले इस वाले के लिए फॉर्मूला लगाता हूं, मतलब E16 वाले का फील्ड बराबर होना चाहिए E9 वाले के। 16 वाले के लिए कितना होगा, KQ/8 प्लस x का होल स्क्वायर। 9 वाले के लिए KQ/x²। बिल्कुल क्लियर होगा। K से K कैंसिल आउट हो गया, K से K क्या हो गया, कैंसिल आउट। बोथ साइड का रूट ले लो, 4/8 प्लस x 3/x। आराम से समझते जाना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4x 3x, इसे इधर उठा लाओ, x = 24। कितनी डिस्टेंस पे होगा, 24 सेंटीमीटर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसे नोट कर लो। ये अभी मैंने बताया था कि इसकी यूनिट कौन कौन सी होती है, न्यूटन पर गुलाम होती है, वोल्ट पर मीटर भी होती है, एक और मैंने बताई थी जूल पर गुलाम इनटू मीटर, ये भी होती है। कौन सी नहीं होती है, जूल पर गुलाम, ये वाली नहीं होती है। अगला देखते हैं हम, द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स। गलत स्टेटमेंट कौन सा है, दोबारा मेरी वीडियो को रिपीट करके देख लेना, जिससे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी याद हो जाए। आराम से एक एक प्रॉपर्टी याद कर लेना। हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। These originate पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट नेगेटिव चार्ज। क्या ये पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव पे टर्मिनेट होती हैं, बिल्कुल सही है। क्या ये कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, बिल्कुल सही है। दे हैव अ सेम फॉर्म ऑफ ए पॉइंट चार्ज। जैसा एक पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के जाता है, क्या वैसा ही स्फीयर के लिए है, बिल्कुल सही है। परपेंडिकुलर लाइनें खींचनी है, दोनों के लिए क्या है, सेम। दे हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस। क्या वो हमें देखने के लिए मिल जाती है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये गलत है। ये फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती हैं, मतलब ये देखने के लिए नहीं मिलती हैं, तो ये वाला गलत है। अगला देखते हैं हम। अब डायपोल की बात आ गई है, ध्यान से सुनना, इस बात को मैं जरा क्लियर कर दूं, थोड़ा टॉपिक पढ़ा देता हूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनना। डायपोल क्या होता है, एक माइनस का चार्ज हो, एक प्लस का चार्ज हो, इन दोनों के बीच का सेपरेशन हो, मान लो A2A या -q या +q, कई लोग इसे L मानते हैं, LOL या 2L। कोई भी दो अपोजिट चार्ज कुछ फिक्स डिस्टेंस पे रखे होते हैं, तो जो ये फॉर्मेशन क्रिएट होती है इसे बोलते हैं डायपोल। क्या बोलते हैं इसे, डायपोल, जिसका एक फॉर्मूला बनता है P बराबर, कोई भी एक चार्ज उठा लो, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होते हैं, जितना मैग्नीट्यूड इसका उतना ही इसका होगा, सेपरेशन 2L, मतलब -2 कूलम +2 कूलम। इसके लिए मान लो इसके बीच का सेपरेशन है 4 सेंटीमीटर। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा डायपोल मोमेंट का, P इक्वल कोई भी एक चार्ज, इनके बीच का सेपरेशन कितना है, 4 सेंटीमीटर। ये डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है। इसकी डायरेक्शन भी फिक्स होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। हमेशा इसकी डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, हमेशा दिमाग में रखना। डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। यूनिट भी देख लो इसकी, चार्ज की होगी कूलम, लेंथ की होगी मीटर, तो यूनिट क्या होगी, कूलम इनटू मीटर। डायमेंशन भी क्या होता है, लिख सकते हो, चार्ज की होती है 80, मीटर की L, कितनी हो जाएगी डायमेंशन इसकी, 80L। कितनी हो जाएगी डायमेंशन इसकी, 80L। तो इतना क्लियर हुआ होगा। इसका फॉर्मूला देख लो, क्या होता है, Q इंटू 2L, Q इंटू 2L, मतलब इनके बीच की जो टोटल लेंथ होती है वो। आगे देखते हैं इसकी कुछ बातें, एक टॉर्क और समझ लेते हैं, फिर उस आगे बढ़ते हैं हम। मान लो, कंसीडर कर लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। अगर मैंने ऐसे बनाई है तो यहां कहीं पॉजिटिव रहा होगा सोर्स, और यहां कोई कैसा सोर्स रहा होगा, नेगेटिव, ताकि पॉजिटिव से किस में जा रही है, नेगेटिव। मैंने यहां एक डायपोल रख दिया, ये -q और ये +q, जो एंगल बना रहा है थीटा, कितने एंगल पे है, थीटा एंगल पे।
ये डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा। अब सुनना ध्यान से, अगर यहाँ कहीं पॉजिटिव रहा होगा सोर्स, यहाँ कहीं पॉजिटिव सोर्स रहा होगा और यहाँ कहीं कैसा सोर्स रहा होगा, नेगेटिव सोर्स रहा होगा। सोर्स बताया, ऐसा मत मानना कि ऐसा पॉइंट चार्ज गिवन में हो, सोर्स बता रहा हूं, या तो यहाँ पॉजिटिव प्लेट रही होगी, यहाँ पूरी कैसी रही होगी, नेगेटिव प्लेट। ध्यान से सुनना। तो इस कंडीशन में इस पॉजिटिव जो यहाँ प्लेट रही होगी ये अट्रैक्ट करेगी इसे इस तरफ, और नेगेटिव वाली अट्रैक्ट करेगी इस तरफ। अगर कोई भी चीज इक्वलिटी में बोथ साइड से रोटेट होती है तो इसके ऊपर टॉर्क लगता है। अगर कोई भी चीज रोटेशन क्रिएट करती है, कोई भी चीज रोटेट होती है तो इसके ऊपर क्या लग रहा होता है, टॉर्क। क्या लग रहा होता है, टॉर्क। टॉर्क का मतलब क्या है, ध्यान से सुनना। टॉर्क का मतलब होता है इक्वल और अपोजिट फोर्स। तो इसका मतलब मैं यहां अगर तुम लोगों से पूछने की कोशिश करूं कि इसमें नेट फोर्स कितनी होगी, नेट फोर्स होगी जीरो। नेट फोर्स कितनी होगी इसके ऊपर, जीरो। जितनी फोर्स इधर लगेगी उतनी फोर्स किधर लगेगी, इधर, तो नेट फोर्स कितनी होगी, जीरो। तो टॉर्क का फॉर्मूला ध्यान से सुनना, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और किसी भी चार्ज पे कितनी फोर्स लगती है मैंने अभी बताया था, Q इंटू ई। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये निकालनी है, x की वैल्यू चाहिए, ये परपेंडिकुलर खींच दिया, ये 90 डिग्री का एंगल है। अब ऐसा फॉर्मूला बताओ जिसमें परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस आती हो, इसकी टोटल लेंथ कितनी होगी, 2l मान लो। ऐसा फॉर्मूला बताओ इसमें परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस आती हो, तो क्या होगा फॉर्मूला, साइन थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो इसकी x है उसकी वैल्यू रख दो। तो टॉर्क इक्वल Q इंटू 2l कितना हो जाएगा, PE साइन थीटा। ये इसका फॉर्मूला होगा। कितना फॉर्मूला होगा इसका, PE साइन थीटा। और यूनिट चाहो तो यहीं से लिख दो, फोर्स की न्यूटन, डिस्टेंस की मीटर। यूनिट क्या होगी, न्यूटन इंटू मीटर। यूनिट क्या होगी इसकी, न्यूटन इंटू मीटर। यहां से चाहो तो यहां से वैल्यू एलिमिनेट करके निकाल सकते हो। टॉर्क का फॉर्मूला हो गया PE साइन थीटा। इसे नोट कर लो। यहां मान लेना नेगेटिव प्लेट है या पॉजिटिव प्लेट है, तभी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। पॉइंट चार्ज से ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। पॉइंट चार्ज से निकलेगा फिर एक तरफ, मतलब कहीं कम ज्यादा होगा। अगर एक जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहाँ प्लेट कंसिडर कर लेना। मैं इसलिए यहां हटा देता हूं, एक तरफ पॉजिटिव सोर्स था और एक तरफ नेगेटिव। आगे देखते हैं। एन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड बाय ए पॉइंट चार्ज। अब सुनो, इस बात को भी क्लियर करो। अगर कोई पॉइंट चार्ज रखा हुआ है और इसमें मैं एक डायपोल को लाके रख दूं, ये -q और ये +q, ध्यान से सुनना। चाहूं तो ऐसे रख सकता हूं, चाहूं तो ऐसे रख सकता हूं, ठीक है ना। अगर ऐसे रखता हूं, पहली वाली कंडीशन में अगर मैं रखता हूं तो पहले तो क्या होगा, ये डायपोल आगे की तरफ भी आएगा और धीरे धीरे सीधा होता चला जाएगा। मतलब इसके ऊपर दोनों चीजें क्रिएट होंगी। क्या क्या क्रिएट होंगी इसके ऊपर, दोनों चीजें। एक तो इसके ऊपर फोर्स लगेगी आगे लाने के लिए, दूसरी बात ये सीधा होगा ताकि अलाइन होकर इसके पास जैसे ही आएगा, जैसे ही इसके पास चलता हुआ आएगा, इधर आएगा, ऐसे नहीं आएगा, फिर ये सीधा होता चला जाएगा। तो इसके पास दोनों चीजें क्रिएट होंगी, एक टॉर्क भी लगेगा और फोर्स भी। अगर मैं सीधा रख देता तो कंपलसरी, अगर ये इसके फील्ड में सीधा रखा होता तो सीधे सीधे आता, तो क्या चीज नहीं लगती इसके ऊपर, टॉर्क। इसके लिए टॉर्क 0 होगा और इसके लिए टॉर्क 0 नहीं होगा। तो हो सकता है कि इलेक्ट्रिक डायपोल को अगर किसी चार्ज के पास फील्ड में रखा जाए, शायद टॉर्क लगे ना भी लगे, लेकिन क्या कंपलसरी लगेगी इसके ऊपर, फोर्स कभी भी 0 नहीं होगी क्योंकि यूनिफॉर्म फील्ड नहीं है, तो फोर्स 0 नहीं होगी। अब सुनना इसके जो पॉइंट्स गिवन में है, क्या कह रहे हैं इसके पॉइंट्स। द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द डायपोल मस्ट बी 0। क्या मस्ट बी 0, क्या ये 0 होगी, नहीं होगी। अभी मैंने बताया क्या 0 नहीं होगी, कभी भी फोर्स, यहां लिख देता हूं, फोर्स इस कंडीशन में कभी भी 0 नहीं होगी। द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द डायपोल में भी 0, शायद 0 हो सकती है, नहीं। द टॉर्क ऑन द डायपोल ड्यू टू द फील्ड मस्ट बी 0।
क्या हमेशा टॉर्क जीरो होगा? नहीं, द टॉर्क ऑन द डायपोल ड्यू टू फील्ड में भी जीरो हो सकता है, जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? डी ऑप्शन इज करेक्ट। हो भी सकता है जीरो हो और नहीं भी हो सकता कि जीरो। आगे देखते हैं, सुनना ध्यान से। एन इलेक्ट्रिक डायपोल केप्ट इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। एन इलेक्ट्रिक डायपोल केप्ट इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सपीरियंस फोर्स एंड टॉर्क, गलत। फोर्स कितनी होती है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में? जीरो। ये वाला भी गलत है। ए फोर्स बट नो टॉर्क, गलत, फोर्स तो लगती नहीं है। ए टॉर्क बट नो फोर्स, ये सही है, टॉर्क काम करेगा पर फोर्स काम नहीं करेगी। ये तो बिल्कुल ही गलत है, नाइदर टॉर्क और नाइदर फोर्स। अगला देखते हैं हम, थक गए। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डायपोल एट ए डिस्टेंस। अब सुनना, हाँ ये बात भी मैं क्लियर कर दूं जरा, दो फॉर्मूले याद कर लेना जरा। माइनस क्यू प्लस क्यू, एल टू एल डिस्टेंस पे। अगर तुमसे पूछा जाए एक्सिस पे, उसकी एक्सियल पे, पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो इसका फॉर्मूला होता है एक्सियल के लिए K2P अपॉन आर क्यू। आर सेंटर से डिस्टेंस है और आर काफी बड़ी होती है कंपैरिजन टू एल। दूसरी कंडीशन सुनो, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, एल एल, यहां पी पॉइंट पे इसे बोलते हैं इक्वेटोरियल। इसके लिए होता है केपी अपॉन आर क्यू, आर, और आर इधर भी काफी ज्यादा बड़ी होती है डिस्टेंस कंपैरिजन टू एल। तो ये दिमाग में रखना, एक्सियल का फॉर्मूला होता है ये, इक्वेटोरियल का होता है ये, दोनों के लिए आर क्यू सेम है। अब देखते हैं, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डायपोल ऑन डिस्टेंस ऑन इट्स एक्सियल। एक्सियल के लिए रिलेशन क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल के लिए डिस्टेंस के साथ कैसा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू। कौन सा ऑप्शन करेक्ट? पहले से नोट और कर लेना, इस फॉर्मूले को नोट कर लेना इन दोनों को, ताकि क्लियर रहे। तो कौन सा वाला सही है? बी ऑप्शन इज करेक्ट। आगे देखते हैं, तुमसे ये भी पूछ सकता था वो कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल के लिए पी का रिलेशन बताओ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहां बताओ इक्वेटोरियल के लिए, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और ये भी पूछ सकता था एक्सियल इक्वेटोरियल का रिलेशन क्या बताओ। देखो ये पूरी की पूरी डिजिट यहां पे लिखी हुई है, जिसमें एक लाइन बढ़ा दूं, 2K P अपॉन आर क्यू। जो ये है वही ये लिखा हुआ, बस ये 2 टाइम्स है। तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल का जो होता है वो इक्वेटोरियल के कंपैरिजन में कितने टाइम्स होता है? 2 टाइम्स। कितने टाइम्स होता है? 2 टाइम्स होता है। तो इतना दिमाग में रखना। पॉज करो और नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए पॉइंट चार्ज क्यू लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। कोई चार्ज क्यू है, वो डायपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे रखा हुआ है, मोमेंट है पी। इफ द डिस्टेंस q फ्रॉम द डायपोल r, जो देखो इसमें ये वाली लाइन बोली गई, जो r डिस्टेंस ली गई है इक्वेटोरियल पे है। देखो इक्वेटोरियल को इसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी बोल सकते हैं। डायपोल के साथ कितने का एंगल बना रहा है? ये 90 डिग्री का। ये कितने का एंगल बना रहा है? 90 डिग्री। तो इसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी बोल सकते हैं। तो अब ध्यान से सुनना क्या कह रहा है, ये डिस्टेंस है काफी बड़ी है डायपोल की डिस्टेंस में, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E एट Q इज प्रोपोर्शनल टू। इसके बीच में रिलेशन कैसा होगा? E जो होगा 1 अपॉन आर क्यू के साथ होगा, तो प्रोपोर्शनल में r की पावर माइनस कितना हो जाएगा? 3। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी। कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे? डी वाला। अगला देखते हैं हम। अब सुनो, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए डिस्टेंस x ऑन एक्सियल एट y इक्वेटोरियल, ध्यान से सुनना, आर इक्वल, जितना एक्सियल का इलेक्ट्रिक फील्ड है उतना ही इक्वेटोरियल का है। एक्सियल के लिए बोला गया है x, इक्वेटोरियल के बोला गया है y। फॉर्मूला क्या होगा यहां देखते हैं। एक्सियल के लिए K2P अपॉन एक्स क्यू, KP अपॉन वाई क्यू। क्लियर है? ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो बचा कितना? 2 अपॉन एक्स क्यू, 1 अपॉन वाई क्यू। तो पूछा गया एक्स और वाई का रेशियो,
x अपॉन वाई की पावर क्यूब 2/1 हो जाएगी, 2/1 की पावर उल्टा हो जाएगा, पावर कितनी हो जाएगी इसकी 1/3 x अपॉन वाई, कितना हो जाएगा x अपॉन वाई। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ध्यान से सुनना। 2/1 की पावर रूट की पावर 3 x अपॉन वाई, तो कितनी होगी पावर ये 1/3। ये ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है, डी वाला। अगला देखते हैं हम, एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ अ डायपोल मोमेंट P प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E। देखो पहले तो इसने बोला है कि इसका फॉर्मूला ड्राइव करो, क्या बोला गया है, टॉर्क वाले का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला ड्राइव करो। तो मैं सीधे सीधे फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, टॉर्क का निकल के आया था PE sin थीटा, मैंने पीछे ड्राइव किया था इसीलिए मैंने ड्राइव किया था, ये इंपोर्टेंट है काफी ज्यादा। तो क्या है फॉर्मूला, टॉर्क इक्वल PE sin थीटा। अब कह रहा है कि इसे किस हिसाब से रखा जाए कि मैक्सिमम हो, सिर्फ हमें साइन थीटा पे ध्यान देना है, किस हिसाब से रखा जाए। साइन की मैक्सिमम जो वैल्यू होती है वो 90 डिग्री पे होती है 1, तो टॉर्क जो मैक्सिमम होगा वो कितना होगा, इसकी वैल्यू 1 कर दो, PE कितना होगा PE। दूसरा हाफ ऑफ द मैक्सिमम, मैक्सिमम का हाफ कब होगा, साइन की हाफ वैल्यू कितने पे होती है 30 डिग्री पे, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो टॉर्क हाफ कब हो जाएगा PE sin 30 1/2, तो PE/2, तो मैक्सिमम का हाफ हो गया ये। लास्ट बोला है जीरो कब होगा, अब ध्यान से सुनना, साइन की जीरो वैल्यू कब होगी, साइन थीटा जो जीरो होगा वो कब होगा, मैं दोनों कंडीशन लिख दे रहा हूं, आप कोई भी एक लिख सकते हो। अगर थीटा इसकी वैल्यू जीरो तब होगी जब थीटा या तो 0 डिग्री हो या तो थीटा 180 डिग्री हो, दोनों कंडीशन में टॉर्क कितना होगा 0। इन कंडीशनों को अभी मैं बताता हूं, ये इन दोनों में मतलब क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। पहले पॉज करो और नोट करो, आगे देखते हैं। जैसे मैं जो बताने वाला था उसे यहां क्लियर कर देता हूं। जैसे मान लो एक डायपोल है -q और एक डायपोल है +q, इस डायपोल के अलग अलग चार्जेस है -q और +q। अगर मैं इसे ऐसे करके रख दूं, इसमें जैसे ही मैं इसे इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइन में रखूंगा, अब सुनना ध्यान से, यही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की है, जो डायरेक्शन देखो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव, और यही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो थीटा कितना होगा, इस कंडीशन में थीटा होगा 0। अगर देखो दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में, इस बात को दिमाग में रखना, अगर दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में तो थीटा होगा 0, और एक वेक्टर इधर एक वेक्टर इधर, तो थीटा कितना होगा 180, कितना होगा 180। यहाँ पे मैंने क्या कहा, दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में, तो थीटा कितना होगा 0। अब दोबारा सुनना मेरी बात, अगर मैं इसे ऐसे कर दूं, ध्यान से सुनना, थोड़ा सा मैंने इंक्लाइन कर दिया, अगर मैं इसे ऐसे कर दूं, तो जरा क्लियर करूं, यहां रहा होगा पॉजिटिव चार्ज, तभी तो प्लस से निकल के किस में जा रही है, यहां रहा होगा नेगेटिव चार्ज। अगर मैं इसे ऐसे कर दूं, प्लस वाला माइनस की तरफ, माइनस वाला प्लस की तरफ, दोबारा वैसा ही हो जाएगा डायपोल। तो क्या समझ में आ रहा है, अगर मैं डायपोल को ऐसे रोटेट करता हूं, इसके इक्विलिब्रियम से हटाता हूं, तो वापस उधर ही आ रहा है। जैसे अब इधर देखना, मैं इधर एक्सप्लेन करता जाऊंगा, ध्यान से समझना। डायपोल ऐसे करके रखा हुआ है, अगर मैं इसे ऐसे कर दूं, तो इधर हो पॉजिटिव चार्ज, इधर हो नेगेटिव चार्ज, एक तरफ पॉजिटिव हो एक तरफ नेगेटिव हो, तो ये वापस उसी कंडीशन में वापस आएगा। उसी कंडीशन में क्या कोशिश करेगा ये वापस आने की। अगर कोई भी उसी कंडीशन में वापस लौट के आता है तो इसे बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम। दोबारा सुनो, फिर से देखते हैं हम। अगली बात पे आता हूं मैं। मान लो ये है पॉजिटिव, ये है पॉजिटिव और ये है नेगेटिव। अब ध्यान से सुनना,
अब मैं क्या कह रहा हूं, अब ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की और इसके अपोजिट डायरेक्शन है डायपोल की। डायपोल की अब अपोजिट डायरेक्शन है, ये इधर एंगल कितने का होगा दोनों के बीच में 180 डिग्री का। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये डायपोल की डायरेक्शन है। अब सुनो, मैं यहां से फिर से इक्विलिब्रियम से बदलता हूं। जैसे मैं इसे ऐसे करके इंक्लाइन कर दूं तो यहां कैसा चार्ज रहा होगा, पॉजिटिव चार्ज, और यहां कैसा रहा होगा, नेगेटिव चार्ज। एक तरफ रहा होगा पॉजिटिव और एक तरफ कैसा रहा होगा, नेगेटिव रहा होगा। इस कंडीशन ध्यान से सुनना, ये इसे धक्का देगा इस तरफ, ये इसे धक्का देगा इस तरफ और ये पलट जाएगा, ये वापस लौट के उधर नहीं आएगा, ये बिल्कुल पलट जाएगा। क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं कि ये धक्का देगा इसे इस तरफ, ये वाला धक्का देगा इस तरफ और ये बिल्कुल पलट जाएगा, लौट के उधर ही वापस नहीं आएगा। अगर लौट के वापस आता तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, अब ये लौट के वापस नहीं आएगा, ये उसी कंडीशन में वापस नहीं आएगा लौट के। अगर हम इसे घुमाते हैं तो ये बिल्कुल पलट जाएगा। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इसे हम क्या बोलेंगे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो दोनों बातें क्लियर हो गई, लौट के वापस आ जाए तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, लौट के वापस नहीं आए तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये एंगल्स हो गए। इस कंडीशन में थीटा कितना होता है, 0 डिग्री। यहां भी यहां थीटा कितना होता है, 180 डिग्री। इधर भी टॉर्क कितना लगता है, 0, इधर भी नेट टॉर्क कितना लगता है, 0। ये बात जरा दिमाग में रखना, दोनों कंडीशन में टॉर्क कितना होगा, 0। आगे देखते हैं हम। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स अबाउट ए नेगेटिव पॉइंट चार्ज। देखो पॉजिटिव से होती है आउटवर्ड, ऐसे ही एक क्वेश्चन और है, जरा दिमाग में रखना जो मैं क्वेश्चन बोलने वाला हूं। जैसे कंडक्टिंग प्लेट है, इस कंडक्टिंग प्लेट के पास ये अलग है, इस कंडक्टिंग प्लेट के पास कोई चार्ज रखा हुआ है पॉजिटिव, तो ये जो लाइनें होंगी इसके साथ परपेंडिकुलर रहेंगी। कैसी रहेंगी, परपेंडिकुलर रहेंगी। ये दिमाग में रखना। कई बार बोला गया है कि पॉजिटिव प्लेट के लिए कि एक पॉइंट चार्ज है वो किसी अननोन कंडक्टिंग प्लेट के पास है, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करो। ऐसा बनेगा। अगर यही नेगेटिव होती तो, अगर यही नेगेटिव प्लेट होती तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होता तो परपेंडिकुलर, पर लाइनें कहां जा रही होती, अंदर की तरफ। यहां पे बना लेना नेगेटिव और यहां पॉजिटिव, यहां पे पॉजिटिव, यहां नेगेटिव। अब सुनना क्या बोलने वाला था मैं, कि पॉजिटिव से जो होता है वो आउटवर्ड होता है चार्ज, और नेगेटिव से जो होता है वो नेगेटिव के इनवर्ट होता है चार्ज। नेगेटिव में अंदर जाता है और पॉजिटिव में बाहर आता है। तो क्या बोला गया, रेडियली इनवर्ट और रेडियली आउटवर्ड होते हैं, दिमाग में रखना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेगेटिव के लिए इनवर्ट होगा, रेडियली इनवर्ट। कौन सा सही है, ऑप्शन सी। इन दोनों बातों को भी दिमाग में रखना। पॉजिटिव के लिए डायग्राम ये है, नेगेटिव के लिए डायग्राम ये है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। सभी के सभी जितने भी पीवाईक्यूज हैं उनको क्लियर कर लेना। अब सुनो ध्यान से, ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन फोर्स के लिए या इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पूछे ही जाते हैं, जरा दिमाग में रखना, इसे भी देखना ध्यान से। और हो सकता है मैंने फोर्स वाले लेक्चर में भी कराया हो इसे। एन आइसोलेटेड चार्ज, किसी चार्ज के लिए सिंगल चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई है 2 मीटर पे। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला KQ/2 का स्क्वायर। बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। अब क्या कह रहा है ये, ए पॉइंट एट विच द इलेक्ट्रिक फील्ड E/4, कितनी डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड E/4 होगा। KQ/ पता नहीं डिस्टेंस मान ली a², कितनी मान ली a²। अब कुछ नहीं करना है, इनका रेशियो निकाल दो, या तो सीधे सीधे ए की वैल्यू ये उठा के यहां रख दो। ए की वैल्यू कितनी है यहां पे प्लेस आउट कर दो, KQ/2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 4 इक्वल KQ/a²। ये ई की वैल्यू यहां से कॉपी करके मैंने रख दी यहां पे। KQ से KQ कैंसिल आउट, 4 4 जा 16, 1/16 इक्वल 1/a²। ए बराबर कितना हो गया, 4। ए बराबर कितना हो गया, 4 मीटर। वो देखो डी वहां पहुंचा दिया है, 4 मीटर यहां। डी ऑप्शन, ये 4 मीटर। कौन सा ऑप्शन सही है, डी वाला।
आगे देखते हैं, नोट कर लो इसे। इसे और देख लो लास्ट। ए पॉजिटिवली चार्ज बॉल हैंग फ्रॉम अ सिल्क थ्रेड। एक बॉल है थ्रेड से लटकी हुई है जो पॉजिटिवली चार्ज है। कैसा चार्ज है इसके ऊपर? पॉजिटिवली चार्ज है। वी पुट एट ए पॉजिटिव silk thread, we put it at a positive q naught at a point and measure f by q naught, then the can be predicted that your electric field E strength। अब सुनना ध्यान से, क्या कह रहा है, दिमाग जरा एक एक लाइन क्लियर करना। जब ये चार्ज नहीं होता है तब इस P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जब ये चार्ज नहीं होता है तब इस P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें थोड़ी सी लैंग्वेज थोड़ी सी कम हो गई है या लैंग्वेज कट हो गई है, आप इसे गूगल पे सर्च करके एरिया देख रहे हैं ना, थोड़ी सी एक लाइन और इंक्रीज होगी। तो क्या कहने की कोशिश की, जब ये बॉल है तो P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड E है, सिंपल। इस P पॉइंट पे सेम क्या बोला गया है, बाद में कंडीशन तो सेम है, बस इस P पॉइंट पे एक Q नॉट चार्ज को लाके रख दिया है। किसे लाके रख दिया है? Q नॉट चार्ज को। ध्यान से सुनना, ये यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होता है, इसकी वजह से ये जो कुछ चार्जेस होंगे जिनकी क्वांटिटी इधर बढ़ गई होगी, या मैं एग्जांपल दूं, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ई डैश मान लो। मेरा क्या है कहने का मतलब कि ये जो होगा थोड़ा सा इनके बीच में रिपल्सन क्रिएट होगा जिसकी वजह से डिस्टेंस बढ़ गई होगी। अगर ये डिस्टेंस आर रही होगी तो ये हो गई होगी आर डैश, और आर डैश की वैल्यू किससे ज्यादा होगी? आर से। दोबारा एक एक लाइन क्लियर करना, इधर सुनना ध्यान से। अगर यहाँ पे कोई भी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज नहीं होता है तो सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ये E बराबर, फॉर्मूला कितना होगा, E बराबर KQ अपॉन आर स्क्वायर, सिंपल सा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख देता हूं तो इनके रिपल्सन की वजह से थोड़ी सी डिस्टेंस बढ़ जाती है, तो R की जगह कितना हो जाता है? R डैश। कितना हो जाता है? R डैश। और R डैश R से बड़ा है, तो एक बात बताना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के साथ। अगर डिस्टेंस तुम बढ़ा दोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? कम। तो मतलब पहले इलेक्ट्रिक फील्ड रहा होगा ज्यादा, ई डैश की वैल्यू क्या होगी? कम। और ई डैश है कितना? उसने बोला है F बाई क्यू नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड है कितना? F बाई क्यू नॉट। मतलब E जो है वो ग्रेटर देन है ई डैश के, और E की वैल्यू कितनी दी गई? इसकी वैल्यू क्यू नॉट कितनी दी गई है? देन इट कैन बी प्रिडिक्टेबल दैट इट बी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ E। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो F बाई क्यू नॉट से क्या होगा? ज्यादा। F बाई क्यू नॉट से क्या होगा? ज्यादा। यहां लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। अब इसके बाद हमारा होगा थर्ड लेक्चर जो होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर। आप सभी के सभी क्वेश्चन नोट कीजिए और हर एक टॉपिक को जो ना समझ में आए और रिवाइंड करके दोबारा देखिए, और हर एक क्वेश्चन को हो सके तो कॉपी पेन लेके बैठिए जिससे हर एक चीज क्लियर रहे। अगले टॉपिक में हम किसके बारे में स्टडी करेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। इस लेक्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड और टॉर्क के बारे में जितना हो सकता था मैंने अच्छे से क्लियर किया है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं अब अपना इलेक्ट्रिक फ्लक्स।